राम राम साहब, मुझे बेहद खुशी है। जय भीम। मुझे बेहद खुशी है इस बात को लेकर कि भारतीय समाज का ये जो दृश्य आपने बनाया और ये अहमियत रखता है राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान की परंपराएं रही हैं। बहुरंगी समाज राजस्थान में शुरू से रहा है। राजस्थान की पगड़ियाँ, राजस्थान के रंग, राजस्थान के प्यारे लोग, यहाँ का खाना, यहाँ की कल्चर सबको प्यारी लगती है। और ये समन्वय का कल्चर है, ये संगम है। उसी संगम का दृश्य जो सामाजिक समरसता, जो आदर्श बाबा साहब हमारे लिए बना के गए, जिसके निर्माण में चौधरी चरण सिंह जी का बड़ा योगदान रहा, उनकी विजन थी, वह संगम आपने यहाँ खड़ा किया। और आने वाले समय में एक बदलते भारत में जो समाज की बदलती तस्वीर बनेगी, जिसमें नौजवानों की बड़ी भूमिका होगी, उस सार्थक परिवर्तन को लाने में, उस सामाजिक क्रांति को एक असलियत में बनाने में, उसमें सामाजिक समरसता ही मूल आधार हो। बराबरी, हमें देश ने संविधान मिला है, हम सबको एक एक वोट मिली है, तो फिर हम बराबर हैं। ये हमारा हक है, हमारा अधिकार है, कोई छीन नहीं सकता। ये तो व्यवस्था का बोझ है कि अभी भी अमीर और गरीब में फर्क है, शहर और गांव में फर्क है। किसानी मजदूरी करने वाले व्यक्ति के अंदर अगर कोई हीन भावना पैदा होती है, ये उस व्यवस्था की मार हम पे पड़ रही है। जिस व्यवस्था के खिलाफ चौधरी चरण सिंह जी ने बिगुल बजाया, दिन रात एक किया, आपके अंदर ये आत्मविश्वास उन्होंने जगाया कि तुम गांव में पैदा हुए व्यक्ति हो, तो तुम्हारे कदम, तुम्हारे बढ़ते कदम ये देश के मुख्यधारा में चल सकते हैं, राजनीतिक गलियारों में तुम अपना स्थान बना सकते हो। वही लड़ाई देश के आजादी के 75 साल बाद भी हम लोगों को लड़नी, और हम प्रेरणा ले सकते हैं कि हमारे जो पूर्वजों ने किया है। आज राजस्थान के लिए बहुत अहम दिन है, क्योंकि महाराजा सूरजमल जी का बलिदान दिवस है। और ये वो क्षेत्र है जहाँ के बच्चे, जहाँ के नौजवान, जहाँ का युवा उसी तरह से, उसी अंदाज में, उसी जज्बे के साथ, उसी भावना के साथ देश की रक्षा के लिए खड़ा और कुर्बानियां देता है। सीकर, झुंझुनू, राजस्थान, ये वो बेल्ट है जहां हर घर में आपको मिलिट्री में, पैरा में बच्चे मिल जाएंगे, हर गांव में आपको शहीद की मूर्ति मिल जाएगी। लेकिन शहीद की मूर्ति लगने पे वह परिवार रुकता नहीं, अगली पीढ़ी और तैयार होती है। ऐसी प्रबल भावना हमने देखी है इस क्षेत्र में। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज ऐसी सरकार आ गई जो इस भावना को समझ नहीं पाई। ऐसी सरकार आ गई जिसने पहला वार किया तो इस भावना पे किया। अग्निवीर योजना किसी ने नहीं मांगी। पसंद आ रही है आपको योजना? ये कोई योजना नहीं। कटौती करनी है तो 1000 योजनाएं जिन पे कटौती होनी चाहिए। लूट है, भ्रष्टाचार जिनमें हो रहा है, सबको पता है। धरातल पे कुछ नहीं है। सरकारी फाइलों के जाल में फंसा रखी है योजनाएं। कटौती करनी है, कैंची चलानी है तो मोदी जी वहां चलाते। लेकिन देश के नौजवानों को यह कहना कि भारतीय सेना में भी स्थायी नौकरी किसी को नहीं मिलेगी, भारतीय सैनिक को पेंशन देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, लानत है ऐसी सरकार। ऐसी सरकारों को सत्ता से बाहर करना होगा। ऐसे लोगों को ठोकर मार के सत्ता से बाहर करना होगा। ये धकेलने का काम मैं और आप, चंद्रशेखर आजाद, लोकदल और आजाद समाज पार्टी और हमारे यूपी में सहयोगी दल हैं, हम लोग सब लोग मिलकर कोशिश करेंगे, जो विपक्षी पार्टियां हैं, कि हम लोग एकता बनाकर आपके लिए, और हमारी जो ताकत बनेगी, मेरा वादा है नौजवानों को। एक बड़ा सीन बना था कि जब एक कागज की तरह एक फाड़ दिया गया था, वो तो कंट्रोवर्सी हो गई थी।
लेकिन मैं वादा कर रहा हूं कि हमारी सत्ता में इतनी भी अगर हैसियत होगी और ताकत होगी, 2024 में आप बनाओगे तो पहला काम करेंगे कि अग्निवीर योजना को ऐसे फाड़ कर फेंकेंगे। और जो आज अग्निवीर बन गए, चिंता मत करना, आज तुम पे कब चिंता हो रही है कब गाज गिरेगी, हम में से कौन रखे जाएंगे, किनको कहा जाएगा लौट जाओ तुम्हारे लिए नौकरी नहीं है। जो जो अग्निवीर बन जाएंगे अब से लेकर 24 तक, उनकी भी नौकरी पक्की करेंगे। आज चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है, हमें कुछ संकल्प लेना चाहिए। कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं करूंगा, 3 बात रखूंगा बस। पहली बात तो किसानों से जुड़ी हुई है। आज किसान की माली हालत अच्छी नहीं है और खेती भी महंगी होती जा रही है और पूंजी भी आप किस तरह जोड़ के लगाते हो ये भी आप जानते हो। एक वो दौर भी आपने देखा जब चौधरी अजीत सिंह जी को आपने ताकत दी थी और देश के पार्लियामेंट में खड़े होकर उन्होंने सवाल किया था कि एक तरफ बड़े शहरों में अगर कोई गाड़ी खरीदना चाहता है तो 6, 7, 8% पे उसको लोन मिल जाता, लेकिन ट्रैक्टर का लोन 13-14% पे उस समय मिलता था। तो ये कैसी व्यवस्था है। खैर उसके बाद कुछ कदम लिए गए, केसीसी की व्यवस्था है। आज कहने को किसानों को बैंक और नाबार्ड के माध्यम से संस्थागत तरीके से जो कर्जा, जो पैसा, जो पूंजी जोड़ना चाहता है उसे दिया जा रहा है, लेकिन हम लोग कभी हिसाब नहीं लगाते। पिछले 6 वर्षों में 11 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा इस देश का बड़े लोगों का माफ किया गया, बट्टे खाते में डाल दिया। सरकार से कहो इनका पैसा, इनका लोन क्यों माफ किया, कह रहे माफ नहीं किया तो बट्टे खाते में डाल दिया। बट्टे खाते में डाल दिया, कितना मिलेगा उसमें से, कितना वसूल पाओगे, कितना वापस लौटेगा। ये देश के 50 ऐसे लोग हैं, कितने नाम हैं, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, बहुत से तो उसमें गुजराती होंगे, आप आकलन कीजिएगा। 50 लोग कितना पैसा खा गए, घटक गए, हजम कर गए, 92,500 करोड़ रुपए ये बैंक के द्वारा किया गया का कृत्य है। लेकिन वो पैसे, वो संसाधन, उन पे हक आपका बनता है, ये आपकी जेब से लूटा गया पैसा है। कितना आसान है, ये बड़े लोग पैसा लेते हैं, कहते हैं प्रोजेक्ट फेल हो गया, अपने कंपनी के खाते से पैसा निकाल लेते हैं, अच्छी लाइफ देश के बाहर अपने परिवारजनों के लिए बना लेते हैं और दिवालिया घोषित कर देते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं लौटा सकता, दिवालिया घोषित हो गया। और उनके लिए विधिवत केंद्र सरकार ने कानून बनाया है। ये केंद्र की सरकार लगातार इन लोगों को मजबूत बनाने के लिए जुट रही है, आपके लिए काम नहीं कर रही। किसानों से बनी सरकार है लेकिन किसान मजदूर की सरकार नहीं है। और आप ये सोचिए, कभी कभी एक माहौल बनता है, कभी कभी एक मुद्दा बनता है, आप लोग संघर्ष करते हो, आंदोलन करते हो, चुनाव के पहले जो विपक्षी पार्टियां होती हैं उन पे आप दबाव बनाते हो, कहते हो हमारा कर्जा माफ करो। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान 5,000 रुपए नहीं चुका पाता, आत्महत्या कर लेता है और ये बड़े लोग मौज कर रहे हैं। कभी कभी वो सरकार बदल जाती है, विपक्ष की पार्टी सत्ता में आ जाती है, 1 साल के लिए कह देते कर्जा माफ, उसमें भी किसान का सबका कर्जा माफ नहीं हो पाता। बहुत से ऐसे किसान हैं जिन्हें जानकारी नहीं होती, वो समय पे तो पैसा दे देते हैं, उनको लाभ नहीं मिलता, या ये भी होता है कि वो अपना पैसा जमा नहीं करते इस उम्मीद में कि मेरा तो लोन माफ हो गया, और उन्हें बाद में पता लगता है कि उनके खिलाफ वसूली के ऑर्डर आ गए, उनकी कुर्की हो गई और पूरी जलालत और बेइज्जती उन लोगों को सहनी पड़ती। मेरा प्रस्ताव ये है, और याद करना चौधरी चरण सिंह जी ने नाबार्ड की घोषणा बनाया था आपके लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय का गठन चौधरी चरण सिंह जी ने आपके लिए किया था। उन्होंने वो संस्थाएं बनाई कि मेरे जाने के बाद ये देश के गांव का गरीब का लाभ उनको मिल पाए इन संस्थाओं के माध्यम से। मेरा प्रस्ताव है कि एक प्रक्रिया होनी चाहिए, अगर बड़े लोगों का कैसे कर्जा माफ होना है, कैसे उसे स्ट्रेस अकाउंट में, कैसे उस पैसे को बट्टे खाते में डालना है, कैसे उसे राइट ऑफ करना है, वेव करना है, उसको जीरो कर देना है, इसकी एक प्रक्रिया है, इसके लिए कानून है। उसी तरह से ये देश के कमेरे वर्ग के लिए
देश के बुनकर के लिए, देश के छोटे मझौले क्षेत्र में खेती कर रहे किसान के लिए भी जो 5,000 रुपए अगर नहीं चुका पा रहा, उसके लिए भी विधिवत प्रक्रिया होनी चाहिए, आयोग होना चाहिए कि उनका कर्जा माफ हो। जय चौधरी जिंदाबाद। ये नेता लोग उपकार नहीं कर रहे क्या हमने तुम्हारा कर्जा माफ कर दिया, तुम हमारे बंधुआ मजदूर बन गए? नहीं, ये हक है। सबसे कम एनपीए खेती में है, तब भी बैंक कर्जा नहीं देना चाहते किसानों। तो इस आयोग की भूमिका, इस आयोग की जो पृष्ठभूमि है मैंने आपको समझाई है, और उसका मसौदा मैं अर्थशास्त्रियों के साथ बैठ के तैयार करूंगा, सदन में पेश करूंगा उसकी जानकारी, क्योंकि चौधरी साहब की स्मृति में आयोजन हो रहा है, किसानों के बीच में रखना चाहता था। दूसरी बात मैं नौजवानों की करूंगा। यहाँ कितने नौजवान हैं जो 25 साल से कम उम्र के हैं? हाथ खड़े करो। बहुत है। कितनी प्रतिभा है इनमें? चुनाव लड़ना चाहोगे? नहीं लड़ सकते, विधानसभा का तो नहीं लड़ सकते। तुम शादी कर सकते हो, अब वो बात अलग है कि बड़े लोग आजकल कुंवारे रहते हैं, ना खुद की भी ना थारी वन देंगे। ये तो बड़ा बछीड़ हो गया। थोड़ी थोड़ी मारवाड़ी मैं भी सीख रहा हूँ। तो आप शादी कर सकते हो, बच्चे कर सकते हो, सरकारी नौकरी कर सकते हो, अधिकारी बन सकते हो, सरपंच बन सकते हो, पार्षद बन सकते हो, अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए बड़े फैसले ले सकते हो। आज जितने बड़े बड़े स्टार्टअप हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां जिनका नाम चल रहा है, उन्होंने कंपनी 16 साल, 17 साल, 18 साल की उम्र में कंपनी बना दी, हजारों बच्चों को, औरों को रोजगार दे दिया, और हम उनको कह रहे हैं तुम लीडर बनने लायक नहीं। क्यों भाई, क्यों लीडर बनने लायक नहीं? ये सारे काम आपके कंधों पे हैं। दुनिया में सबसे एक युवा देश भारत का है, इतनी बड़ी आबादी नौजवानों की है, तो हक बनता है। इसलिए मैंने एक निजी विधेयक संसद में पेश किया है। मैं चाहूंगा कि आप उसकी चर्चा हर कॉलेज में, जहां बैठक हो, जहां नौजवान मिले, उन्हें टोक के कहो कि तुम लोग दबाव बनाओ, तुम अपने सांसदों को चिट्ठी लिखो, तुम जिस भी पार्टी में हो, नेतागिरी करते हो, अपने पार्टी के अध्यक्ष को चिट्ठी लिखो को सदन में मसौदा तैयार है, उसका समर्थन आप लोग कीजिए, ताकि 21 साल का नौजवान, 22 साल का नौजवान, 23 साल का नौजवान, 24 साल का नौजवान जो आज चुनाव नहीं लड़ सकता क्योंकि आयु सीमा 25 साल की है और राज्यसभा में तो 30 साल की है। अब मैं उस आयु से बढ़ चुका हूं। कहने को हम लोगों को युवा कहेंगे, कितने साल का हो गए भाई युवा? असली युवा तो ये बैठा है, इन्हें मौका मिलना चाहिए। आपके लिए मसौदा मैं लाया हूं, इसके समर्थन में एक सामाजिक आंदोलन की जो रचना है उसमें आपका सहयोग मांगूंगा। आने वाले समय में एक हस्ताक्षर अभियान का हम एक वेबसाइट भी जारी करेंगे, उसका सपोर्ट कीजिएगा। तीसरी बात और मेरी आखिरी बात है, जो मिशन है इस संबंध में चंद्रशेखर भाई ने बहुत अच्छी तरीके से गर्म अंदाज में समझाई बात, और आप उन बातों को अच्छी तरह जानते हो क्योंकि अम्बेडकर के मूवमेंट को, परिवार को आपने पढ़ा है, लिखा है, उन बारों में, विषयों पे आपने अध्ययन और विचार किया। आप लोग जानते हो कि आज हो क्या रहा है देश में। सरकारी नौकरी कितनी बच रही हैं, भर्ती समय पे होती नहीं, सारी सरकारी कंपनियां सरकार ने, केंद्र ने बेच डाली, निजीकरण का दौर चल रहा है। ये कह देंगे जब सरकारी कंपनी नहीं बचेगी तो कहां हम आरक्षण दें और कहां किसको नौकरी दें। लेकिन निजी क्षेत्र में कितने बच्चे हमारे गांव देहात के हैं जो अपनी संख्या वहां बना पाते हैं। मेरी मातृशक्ति यहाँ बैठी है, आपको ताजुब होगा। प्राइवेट सेक्टर में जो बड़ी कंपनियां हैं, रिलायंस हो, अदानी हो, टाटा हो, जितनी बड़ी कंपनी जो आप देखते हैं, दूर से लगता है कि वहां कितने ताकतवर लोग हैं, कितनी नौकरी देते होंगे। महिंद्रा हो, किसी कंपनी को उठा के देख लीजिए और उनके बोर्ड को देख लीजिए, उनके अपर मैनेजमेंट को देख लीजिए, वहां आप पाएंगे कि आपकी शकल सूरत का आदमी, आपके बीच का कोई व्यक्ति, आपके गांव के नगर की कोई महिला, कोई बच्ची, कितनी प्रतिभा उसमें क्यों ना हो, उसकी वहां संख्या निम्न है, उसकी संख्या शून्य है, उसकी गिनती बिल्कुल है ही नहीं। आपको नौकरी मिलेगी तो बड़े शहर में जाओ, मजदूरी करो। आपको नौकरी मिलेगी, एमबीए भी कर लो, इंजीनियर भी बन जाओ, तब भी आपको कहा जाएगा ड्राइवरिंग कर लो। जाओ, जयपुर में ड्राइवर की नौकरी खुल रही है।
ये हालात है देश के बन गए हैं। और देश की सरकार के बड़े लोगों ने क्या कहा, कितना भद्दा मजाक। उन्होंने कहा चिंता मत करो, 4 साल बाद जब अग्निवीर की नौकरी छिन जाएगी, सिक्योरिटी गार्ड की तुम यूनिफॉर्म पहन लेना। ठीक है, हमारे बच्चों में, गांव देहात के बच्चों में शारीरिक गुण होता है, वो मेहनत करते हैं। खेत में भी जो आदमी बच्चा जाता है उसकी मेहनत होती है। रोज गांव में आप लोग दौड़ लगाते हो नौकरी के लिए, और आपने पढ़ाई अच्छी की है। आपके बड़े लोगों ने बहुत पैसा जुटाकर महंगी शिक्षा भी आपको दिलाई है, लेकिन तब भी अगर आपको कहा जाए कि नहीं, तुम्हारा यही स्तर है, तुम यहाँ नीचे ही रहोगे, तुम इस लायक नहीं कि तुम ऊपर हमारे साथ कॉर्पोरेट बोर्ड का हिस्सा बनो, तुम मालिक बन पाओ, नहीं। इसलिए एक बराबरी आयोग का गठन, इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन, जो सच्चर कमेटी ने इस समय प्रस्ताव किया था लेकिन अब तक गठन उसका नहीं हो पाया, उसके लिए भी मैं एक बिल तैयार कर रहा हूं जो संसद में डालूंगा, जिसका काम होगा देखना कितनी महिलाएं, कितने लोग जो प्रिविलेज सोसाइटी से नहीं आते, कितने दिव्यांग, नाम ऐसा दे दिया दिव्यांग, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही, बराबरी नहीं, सम्मान नहीं मिलता उनको, कोटा बना दिया जाता है, कभी भरा नहीं जाता। तो इस बैकग्राउंड के कितने लोग हैं जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर पा रहे हैं, और उस आयोग के पास ताकत होनी चाहिए। तो ये मसौदा भी अगर आप सहमत हो, राजी हो, ऐसा बिल बनना चाहिए, आयोग बनना चाहिए। हम सहमत हैं, दोनों हाथ खड़े करके। मैं इस मूवमेंट में भी आपका सहयोग मांगूंगा। और आखिर में खतौली की भी चर्चा हुई, और लोग पूछेंगे चंद्रशेखर जी कलाकंद खिला दिया मैंने आपको ना, और आज तो ऊँट की सवारी भी हो गई, हजम भी हो गया होगा। वो कहावत मुझे आज समझ आई, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। क्योंकि ऊँट पे बैठना तो आसान था, लेकिन उतरना जब ऊँट राजी होगा तब उतरेंगे, वरना नहीं उतरना। कूदना पड़ेगा जी। हाँ, कूदना पड़े तो ठीक है, कूद छलांग तो हम लगा सकते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ क्षेत्र को, ये वीरों की भूमि है, और खासतौर से रणमल सिंह जी की क्रांति की धरती है, चौधरी साहब के सहयोगी रहे और बड़ा उनका सम्मान है। आज भी क्षेत्र के लोग उनको मानते हैं, उनके परिवार के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और हमारी आज़ाद समाज पार्टी लोकदल के जिम्मेदार साथियों को धन्यवाद देता हूँ, चंद्रशेखर जी को धन्यवाद देता हूँ कि इतनी महत्वपूर्ण तारीख में जो हम पखवाड़ा मना रहे हैं, हमारे दिलसुख जी यहाँ आए हैं, राजा राम मील साहब आए हैं, जिन्होंने अभी समाज का एक बड़ा मुद्दा उठाया, उसका हल किया। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ समाज की ओर से, आप लोग यहाँ आए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान भाषा एक बात और आई है, क्योंकि संसदीय कार्य प्रणाली पे मैंने बहुत चर्चा की, एक राजस्थानी भाषाओं का विषय चल रहा है। हाँ जी। और मैं जानता हूँ भाषा हर संभाग में बदल जाती है, लेकिन अभी भी एक भी राजभाषा की सूची में राजस्थान की जो मूल कोई भी भाषा अभी वहाँ नहीं है। और इसके लिए समाज का एक आंदोलन भी चल रहा है, बहुत उबाल लोगों के बीच है। मैं आपको वादा करता हूँ कि अगले राज्यसभा के सत्र में उस विषय को मैं उठाऊंगा। धन्यवाद। जय।